Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy New Era and we are studying chapter number 2 mechanical properties of fluids, physics, and in that particular chapter today is our point is differentiation between streamlined flow and turbulent flow. Okay, we have to first understand what turbulent flow is, then we will differentiate between streamlined flow and turbulent flow. Actually in turbulent flow, see this prefix turb means disturb. Okay, we in day-to-day life, suppose someone is doing his or her work with full concentration and somebody comes and disturbs that person. What does the person say? Do not disturb me. Okay, so turb or disturb means the same. Perturb, disturb or turbulent means something which is not constant, something which is not going on silently, peacefully, regularly. There is some disturbance. So that flow of air or liquid, disturbed flow of air or liquid is called turbulent flow. But we will not write that definition. It is correct. Disturbed flow of any fluid is called turbulent flow. बट हम उसको वैसा नहीं लिखेंगे. हम क्या लिखेंगे? देखो, इरेग्युलर एंड अनस्टेडी फ्लो. इरेग्युलर का मतलब ही वो है कि द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट. कभी कभी कोई चीज़ धीरे धीरे चलती है, कभी फास्ट चलती है. अगर आप कहो कि सर हम आपकी देशभक्ति पे कुछ कलंक नहीं लगाएंगे, आपके नाम पे कुछ कलंक नहीं लगाएंगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ. सपोज ये हमारे देश का नेशनल फ्लैग है, हमारे देश का तिरंगा झंडा है. ठीक है, मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं है, अदरवाइज मैं इसको ऊपर सैफ्रॉन व्हाइट एंड ग्रीन करने वाला था. मेरे पास ग्रीन पेन है बट सैफ्रॉन नहीं है, इसलिए मैंने उसको वैसे ही रहने दिया. ठीक है, तो सपोज ये तिरंगा झंडा लहरा रहा है और हम राष्ट्रगीत गा रहे हैं. अगर हवा एयर अगर कांस्टेंट स्पीड से फ्लो हो रही है, अगर सेम स्पीड से एयर फ्लो हो रही, तो हमारा तिरंगा झंडा कैसे लहराएगा? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ऐसा चलेगा. और अगर एयर अगर टर्बुलेंट फ्लो में, अभी जो फ्लो था, अभी जो मैंने राष्ट्रगीत बोला, नेशनल एंथम, दैट वाज स्ट्रीमलाइन फ्लो. एयर, ऑल पार्टिकल्स ऑफ एयर वर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर. हालांकि वो इधर उधर हिल रहे थे, लेकिन सभी पार्टिकल्स पैरेलल चल रहे थे एक दूसरे को और स्मूथ फ्लो हो रहा था हवा का. हवा सीधी, हवा आराम से चल रही थी, तो तिरंगा झंडा भी लेफ्ट राइट ऐसा थोड़ा हिल रहा था, फ्रंट बैक हिल रहा था. लेकिन अगर टर्बुलेंट फ्लो है, आंधी तूफान आ रही है, और उस समय आज 15 अगस्त है, समझो हमने अपना देश का झंडा लहराया और आंधी तूफान आ गई, हमने जैसे ही राष्ट्रगीत शुरू किया, झंडा लहराया और हवा धूल आंधी की वजह से एयर का फ्लो टर्बुलेंट हो गया, उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, उसका डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स किधर भी भाग रहे हैं, तो क्या होगा? नेशनल फ्लैग होगा, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ऐसा हो जाएगा. ठीक है, बुरा नहीं मानना, ऐसा नहीं सोचा सर राष्ट्रगीत का ऐसा क्यों बोला, एग्जाम्पल है, समझाने के लिए बोला, मेरा ऐसा मीनिंग नहीं. ठीक है, तो इरेग्युलर एंड अनस्टेडी फ्लो. एक तो इरेग्युलर फ्लो, पहले फास्ट स्लो और अनस्टेडी, स्टेडी यानी कांस्टेंट सेम स्पीड से पार्टिकल्स जा रहे हैं और सब पार्टिकल्स की स्पीड सेम है. भले स्पीड आगे जाके कम या ज्यादा हो सकती है. मैंने आपको समझाया था कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है. ये देखो, अगर मैं ये डायग्राम बनाता हूँ, आपको दिखती है डायग्राम यहाँ से, ये डायग्राम बना दिया मैंने. दिस इज अ पाइप और मैंने यहाँ पाइप की डायमीटर कैसी कर दिया? कम. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा कर दिया? कम. यहाँ से पार्टिकल्स आएंगे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड अ फ्लो लाइन. FLOWLINE, फ्लो लाइन. फ्लो लाइन का मतलब क्या है? द पाथ अलोंग विच अ पार्टिकल मूव्स. The path along which a particle moves is called a flow line. एक पार्टिकल, एयर का एक पार्टिकल है या लिक्विड का एक पार्टिकल है, वो इस लाइन में सीधा सीधा जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये फ्लो लाइन है, पार्टिकल जा रहा है. और बहुत सारी फ्लो लाइन के बंडल को फ्लो ट्यूब कहते हैं. जैसे हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था कि ट्यूब और लाइन ऑफ फोर्स पढ़े थे हमने, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और फिर बोले थे ट्यूब ऑफ लाइन. वो और फिर से आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको मैग्नेटिज्म में चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में. तो सी, ये एक पार्टिकल है एयर का या वाटर का, सीधे सीधे जा रहा है. ये दूसरा पार्टिकल है, ये भी जा रहा है. तो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी इस पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, दिस इज द सेकंड पार्टिकल, दिस इज पार्टिकल नंबर 1, दिस इज पार्टिकल नंबर 2.
ठीक है, दो लाइन जा रही है, दो पार्टिकल सीधी लाइन में जा रहे हैं, मतलब इट इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये पार्टिकल नंबर 2 जा रहा है, तो दिस इज पार्टिकल नंबर 1 एंड नीचे वाला पार्टिकल नंबर 2, और मैं इस पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन पर चेक करता हूँ। दिस इज पॉइंट पी। पॉइंट पी पर मैंने एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर मैंने एक चेक पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर मैं गिनना स्टार्ट कर दिया। तो व्हाट विल हैपन, अगर मैं देखता हूँ ऊपर के पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, तो इट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और नीचे के पार्टिकल की वेलोसिटी देखता हूँ तो वो भी 10 मीटर पर सेकेंड होगी। दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी कितनी रहेंगी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब वो दो पार्टिकल्स आगे चले गए, उसके पीछे से और दूसरे दो पार्टिकल्स आ रहे हैं। अब ये वाले पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये फर्स्ट पार्टिकल था, ये सेकंड था, ये 1 डैश है, ये 2 डैश है। फर्स्ट पार्टिकल कितनी स्पीड से गया यहाँ से, 10 मीटर पर सेकंड। सेकंड पार्टिकल भी कितनी स्पीड से गया, 10 मीटर पर सेकंड। अब ये थर्ड पार्टिकल आ रहा है, समझो ये थर्ड, 1 डैश 2 डैश नहीं बोलते, थर्ड पार्टिकल आ रहा है, और इधर से फोर्थ पार्टिकल आ रहा है। जब ये थर्ड पार्टिकल यहाँ से जाएगा पॉइंट पी से, तो हाउ मच विल इट स्पीड बी, 10 मीटर पर सेकंड। How much will be the speed of the fourth particle while passing through point P? Its speed also will be 10 meters per second. आगे जाके देखो ये area of cross section कम हो गया, and it is a common experience in our day-to-day life that if area of cross section decreases, the velocity of the particles will increase. तो यहाँ पर अगर मैं इस cross sectional area पर यहाँ पर मैं second check point लगाता हूँ, तो मान लो ये पॉइंट Q है, और यहाँ पर पार्टिकल्स की स्पीड मेजर करता हूँ, तो पार्टिकल नंबर 1 की स्पीड यहाँ कितनी है, तो इट इज 20 मीटर पर सेकेंड सपोज, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप कम हो गया, यहाँ पाइप की डायमीटर ज्यादा थी, यहाँ पाइप की डायमीटर कम हो गई। तो पाइप की डायमीटर यहाँ कम हो जाने के कारण क्या होगा, पाइप की डायमीटर पॉइंट Q पर कम हो गई, तो यहाँ पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट पार्टिकल कितनी स्पीड से भागेगा, यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्टिकल कितनी स्पीड से भागेगा, वो भी 20 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ की स्पीड कम थी, यहाँ की स्पीड ज्यादा हो रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सबकी स्पीड सेम रह रही है। पार्टिकल नंबर 3 जब यहाँ से जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी, 20 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल नंबर 4 जाएगा तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऑल द पार्टिकल्स व्हाइल पासिंग थ्रू पॉइंट P will have the same speed 10 meters per second, and all the particles while passing through point Q will have the same speed, and that will be 20 meters per second. So all the particles velocity, देखो सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, velocity of all the particles of the liquid at a particular area of cross section, area of cross section at P and area of cross section at Q. So all the particles of a liquid at a particular area of cross section like P will have same velocity. They will have same velocity, means same direction and same magnitude of velocity. So they will move with the same. At another cross section they may have another speed, but all the particles at a particular point will have the same speed. This is not the case here. In case of turbulent flow, मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में समझाऊंगा, पहले मैं आपको कंपैरेटिवली समझा देता हूँ। सो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमने एक ऐसा पाइप बनाया, तो फर्स्ट पार्टिकल यहाँ से जा रहा है ऐसा, दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल, और यहाँ उसकी स्पीड मैंने चेक किया फर्स्ट पार्टिकल की, दिस इज एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डैश 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 डॉटेड, दिस इज पॉइंट P. If this first particle is passing through this cross sectional area, पार्टिकल नंबर 1, its speed is 10 meters per second. इसकी स्पीड कितनी है, 10 meters per second, और डायरेक्शन क्या है, इधर है, और यहाँ से सेकंड पार्टिकल पास हो रहा है, और सेकंड पार्टिकल किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो उसका डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड, और वो कहाँ जाके भिड़ रहा है, पाइप पे भिड़ रहा है, पाइप के इनर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भिड़ रहा है, इनर ल्यूमेन में भिड़ रहा है, आपके बायो के लैंग्वेज में बोला जाए तो। दिस इज द सेकंड पार्टिकल, उसका डायरेक्शन क्या है, पहली बात गलत, तो उसका डायरेक्शन नीचे जा रहा है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर देखा गया तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। एक पार्टिकल धीरे धीरे जा रहा है, दूसरा फास्ट भाग रहा है, तो दोनों पार्टिकल्स यहाँ, अब हमने दो ही पार्टिकल्स लिए, एक्चुअली बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो ऑल पार्टिकल्स विल नॉट हैव द सेम स्पीड एट अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सच अ फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, डिस्टर्ब फ्लो। अभी डिस्टर्ब फ्लो से नुकसान भी होता है, क्या नुकसान होता है मालूम है, जब ये यहाँ भिड़ेगा पाइप पर, तो पाइप को टकराएगा, तो पाइप को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इसकी तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, हाई वेलोसिटी है। अगर हम वेलोसिटी और बढ़ा देते, और वैसे भी टर्बुलेंट फ्लो कब होता है मालूम है आपको, इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ अ लिक्विड विद हायर वेलोसिटी। जो लिक्विड जितना ज्यादा फास्ट भागेगा, उसके उतना ज्यादा टर्बुलेंट होने के चांसेस होते हैं। टर्बुलेंट, और
उसके लिए आगे हम एक टॉपिक पढ़ने वाले रेनॉल्ड्स नंबर। उसमें हम पढ़ेंगे एक वैल्यू होती है, एक नंबर होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी की एक वैल्यू होती है। उस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू से भगाए तो वो टर्ब्यूलेंट हो जाता है, उसमें फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। सपोज आप टू व्हीलर चला रहे हो, आपके पास आपकी एक्टिवा, स्कूटी, बाइक जो भी है, आप वो चला रहे हो, तो एक पर्टिकुलर स्पीड तक चला रहे हैं आप चला रहे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो उसको सीधी लाइन में, तो क्या होगा, आपकी स्पीड स्ट्रीम लाइन रहेगी, आपकी गाड़ी स्ट्रीम लाइन चल रही है, क्योंकि आपकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों आप बैलेंस करके रख रहे हो। आप स्पीड बढ़ा घटा सकते हो, नो प्रॉब्लम। अभी आप 10 की स्पीड में चलाओ, आगे जाके आप 20 की स्पीड में चलाओ, लेकिन आप सीधी लाइन में चला रहे और 10, 20, 30 की स्पीड में चला रहे, किलोमीटर पर आवर चला रहे आप 10, 20, 30 किलोमीटर पर आवर, तो वो ठीक है, चलेगा, दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन आपने गाड़ी के एक्सेलरेटर को फुल्ली एक्सेलरेट कर दी और 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 140 मान लो है आपकी गाड़ी में इतनी स्पीड, आपकी धूम गाड़ी है समझो, तो 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में फास्ट चला रहे, तो क्या आपके चांसेस है स्ट्रीमलाइन फ्लो होने के? ये आपके चांसेस कहीं ऐसा तो नहीं कि डिस्टर्ब होने के चांसेस है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी गाड़ी सीधी ना चलते हो, बहुत फास्ट होने से इधर उधर लहराएंगे, लुढ़क के गिर भी जाएंगी या एक्सीडेंट भी हो जाएगा, है ना। तो जो चीज जितनी ज्यादा फास्ट होती है उसके उतना ज्यादा डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो टर्ब्यूलेंट फ्लो कब होता है? जब क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी अगर किसी लिक्विड या गैस की हो जाए या किसी ऑब्जेक्ट की भी हो जाए तो वो टर्ब्यूलेंट फ्लो में आ जाता है, ठीक है, डिस्टर्ब फ्लो हो जाता है, वो इरेग्युलर हो जाता है। गाड़ी चला रहे, इतनी स्पीड फास्ट हो गई कि हाथ कांप रहे, इधर उधर हवा, एयर का रेजिस्टेंस आ रहा है, इधर उधर हो रहे, अनस्टेडी है, बैलेंस नहीं है, कभी भी लुढ़क सकते, फिसल सकते, ठीक है, तो दैट इज डिस्टर्ब फ्लो। ये पॉइंट समझ गए। और स्ट्रीमलाइन में कहूंगा स्मूथ फ्लो होगा, कांस्टेंट स्पीड से बढ़िया अपनी ही धुन में चला जा रहा हूं, सीधे सीधे चले जा रहे हैं, और आपकी स्पीड कितनी है, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है। वो क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए हम एक फॉर्मूला भी लाएंगे और हमें पता चल जाएगा कितने किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड में पार्टिकल भागते हैं तो वो टर्ब्यूलेंट हो जाते हैं, और कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो वो सीधे सीधे स्ट्रीमलाइन में चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये पॉइंट समझ में आया। तो अगर ये फास्ट में भाग रहा है, अंदर टकराएगा और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा, तो इधर रिफ्लेक्ट होकर जा रहा तो क्या कर रहे हैं, पाइप को भी तो चोट पहुंचा रहा, ये पाइप भी तो खराब होगा। और जो इंजीनियर्स होते हैं, कौन से वाले इंजीनियर, जो प्लम्बिंग वगैरह का काम करते हैं, जो कॉर्पोरेशन की नल वगैरह जो आते हैं ना हमारे घर में पाइप नल के, तो वो पाइप फिटिंग वाले जो होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि वाटर जो हायर टैंक से, जो वो वाटर स्टोरेज टैंक से जो नल का कॉर्पोरेशन का पानी डेली आता है, वो पानी कितनी स्पीड से हमारे घर में आना चाहिए वो भी वो डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से अगर पानी हमारे घर में आने लग जाए कॉर्पोरेशन का, तो ये पाइप फूटने के केसेस बहुत सारे हो जाएंगे, पाइप पे बहुत ज्यादा प्रेशर से चोट लगती है और पाइप कम ईयर्स में डैमेज हो जाते हैं। जो पाइप 5 साल चलना चाहिए था वो पाइप 2 साल में खराब हो जाएगा, अंदर से फूट जाएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर का भी इफेक्ट हमारे ब्लड वेसल्स पर हो सकता है, अगर वो हमारा ब्लड का फ्लूइड का प्रेशर भी अगर हमारा स्पीड भी अगर ब्लड की चेंज हो जाए तो। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो कि टू स्ट्रीमलाइंस, ये पॉइंट को अपन बाद में डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर एक स्टॉप एंड थिंक इन टेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पार्टिकल्स ऑफ अ टर्बुलेंट फ्लो मे हैव रोटेशनल मोशन। देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो किसको बोलेंगे? अगर मीठी मीठी हवा चल रही है, अगर मैं ऐसा खड़ा हूं और मेरे हाथ में तिरंगा झंडा है और देश तिरंगा झंडा ऐसा सीधा का सीधा लहरा रहा है और प्यारी प्यारी हवा आ रही है, तो मैं ऐसा खड़ा रहूंगा, हवा एंजॉय करूंगा और मेरे हाथ में तिरंगा झंडा भी अच्छे से लहराएगा, वो होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो में। अगर एयर स्ट्रीमलाइन में चल रही है, सीधी सीधी स्मूथ फ्लो हो रहा है एयर का, हवा सीधी स्मूथ चल रही है, जिसको समीर बोलते हैं, ठंडे पवन का झोंका, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। लेकिन अगर टर्ब्यूलेंट फ्लो होगा तो उसमें क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ टर्ब्यूलेंट लिक्विड, और जरूरी नहीं लिक्विड, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लूइड्स, तो फ्लूइड में गैस भी आता है और लिक्विड भी आती है, लेकिन इस चैप्टर में हम ज्यादातर लिक्विड से डील कर रहे हैं इसलिए मैंने लिक्विड लिखा है। सो पार्टिकल्स ऑफ अ टर्ब्यूलेंट लिक्विड मे हैव रोटेशनल मोशन। कभी कभी आपने देखा है चक्रीवात चलता है ना, व्हाट इज इट कॉल्ड, साइक्लोन्स, है ना, मैंने व्हर्लविंड लिखा, आई कैन राइट साइक्लोन। साइक्लोन पता है, गोल 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 हवा चलती है, वो टर्ब्यूलेंट होता है फ्लो एयर का या स्ट्रीमलाइन होता है, इट इज टर्ब्यूलेंट। क्यों मालूम है? उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, गोल घूमते समय वो कभी फास्ट हो जाता है, कहीं कहीं स्लो हो जाता है, फिर फास्ट हो जाता है, कहीं स्लो हो जाता है,
तो और गोल घूम रहा है वो, उसमें एक्सेलरेशन आ गया है, तो एक्सेलरेशन आने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो गोल 80 में घूम रहा है और उसकी स्पीड कम ज़्यादा और उसका डायरेक्शन भी कुछ नहीं रहता, चक्रवात, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप उधर खड़े हैं, लोग इधर खड़े हैं, तो वो जो गोल 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 साइक्लोन आएगा, तो साइक्लोन इधर वाले पर्सन पे आएगा, अब नेक्स्ट मेरा नंबर है तो मैं डर जाऊंगा कि साइक्लोन मुझे गिरा देगा, मुझे उड़ा देगा, लेकिन साइक्लोन बाजू से आया आपके ऊपर चला गया, कोई गारंटी नहीं उसकी सीधी लाइन में ही चलेगा करके, क्योंकि दैट फ्लो इज इरेग्युलर। यहाँ पर हमने बता दी इरेग्युलर एंड अनस्टेडी फ्लो। Particles of a turbulent liquid may have rotational motion also, तो पार्टिकल्स गोल 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 भी घूमते, कभी कभी समुद्र के पानी में या पानी सीधा सीधा बह रहा है उसमें गोल गोल भौरा आ जाता है, आपने देखे पानी में गोल क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, इन इंग्लिश वी कॉल इट पता नहीं, वो फनेल जैसा बन जाता है। So particles of a turbulent liquid may have rotational motion at some points and it forms eddies। एडी यानी वर्लपूल यानी गोल 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 गोल, एडी को हम वर्लपूल बोल सकते हैं। अपने घर की जो वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन में जो पानी है जो ऐसा 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 इधर उधर घूमता है ना, जो वॉश टब है जिसमें हमने कपड़े डाल दिए या कपड़े नहीं डाले, हमने पानी डाल दिए उसके अंदर में और बटन ऑन कर दिए, 10 मिनट्स पर लगा दिए, सेट कर दिए हमने, तो उसके अंदर जो पानी होता है वो क्या करता है, इधर 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 इधर, क्या वो स्मूथली होता है? नहीं, पानी के छींटे इधर उधर उड़ते रहते, दे मूव इन रैंडम डायरेक्शन, पानी के कुछ छींटे ऊपर जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, उनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है और वो सेम स्पीड से थोड़ी घूमते, इधर उधर इधर घूम रहे तो स्पीड अपोज होती है, तो दैट फ्लो इज टर्बुलेंट फ्लो। वो टर्बुलेंट फ्लो है, वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धोते समय जो हो रहा है वो टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड मूविंग रैंडम डायरेक्शन, लिक्विड के पार्टिकल एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन में नहीं चलते, एक सीधे सीधे फ्लो लाइन में, एक सीधे पाथ में नहीं चलते, इधर के उधर किधर भी पार्टिकल्स चले जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज इट। उसके बाद जो है नेक्स्ट थिंग ये है कि ये वाला पॉइंट देख लो, फिर हम ये इसका डिस्कस कर लेंगे, या ठीक है सुनो। स्ट्रीमलाइंस क्या होती है? व्हाट इज द स्ट्रीमलाइन? द पाथ अलोंग व्हिच अ लिक्विड फ्लो फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए फ्लो लाइन और स्ट्रीमलाइन का मीनिंग एक ही होता है। स्ट्रीमलाइन यानी जिस स्ट्रीम में जिस रास्ते से पार्टिकल जा रहा है, तो टू स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो स्ट्रीमलाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होती। अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो ऑल स्ट्रीमलाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। स्ट्रीमलाइन विल बी पैरेलल का मतलब है फ्लो लाइन पैरेलल। दिस इज फ्लो लाइन 1, ये फ्लो लाइन नंबर 1 है, एंड दिस इज फ्लो लाइन नंबर 2। फ्लो लाइन 1 और ये फ्लो लाइन 2 है, तो दोनों फ्लो लाइंस कैसी जा रही है? एक दूसरे को पैरेलल जा रही, लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ये फ्लो लाइन एक सीधी लाइन में जा रही है, इनका इंटरसेक्ट होने का सवाल ही नहीं आता है। और हमारी बुक में पूछा है कि टू स्ट्रीम लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई? या ऐसा पूछा है, आई थिंक मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक में पूछा है, व्हाट वुड हैपन इफ टू स्ट्रीम लाइंस इंटरसेक्ट? अगर दो स्ट्रीम लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगी तो क्या होगा? तो उसको थोड़ा 2 मिनट रुक के डिस्कस करते हैं। पहले एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो पढ़ लेते हैं। देखो, टर्बुलेंट फ्लो को ज्यादातर टीचर्स विलेन बना देते हैं, बोलते टर्बुलेंट फ्लो इज द विलेन, स्ट्रीमलाइन फ्लो इज द हीरो। ये हीरो है बोलते, ये हीरोइन है, ये टर्बुलेंट फ्लो विलेन है बोलते। ऐसा नहीं है, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। टर्बुलेंट फ्लो कभी कभी हमारे लिए यूजफुल भी होता है। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब क्या है? एयर के पार्टिकल्स या लिक्विड के पार्टिकल्स सीधी लाइन में सेम स्पीड से चलने के बदले किधर भी भागते हैं। और अगर एयर के पार्टिकल्स या लिक्विड के पार्टिकल्स किधर भी रैंडमली अगर मूव नहीं होंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। कैसे? तो देखो, एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये मिटा दूं क्या? एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो मैंने यहाँ एकदम छोटे लेटर्स में लिखा हूं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमसे नहीं पूछा जाएगा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, लेकिन समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होती है, इसलिए मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने जानबूझ के छोटे छोटे लेटर्स में लिखा हूँ क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है। सी एडवांटेजेस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? एयर एट द ग्राउंड वुड बी इनटॉलरेबली हॉट, समर सीजन है समझो, और हमारा घर डामर रोड पे सिचुएटेड है सपोज, या हमारा घर जो है वो सीमेंट रोड के जस्ट सामने है, तो क्या होगा? सीमेंट रोड गर्म आएगा, गर्म हो जाएगा समर सीजन में, एंड उससे गर्म हॉट वेपर्स निकलेंगी, गर्म भाप निकलेगी सीमेंट रोड से। अब अगर
अगर वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो गर्म भाप क्या होंगी, तो गर्म भाप वहीं की वहीं वो चलती रहेंगी अपनी सीधी लाइन में, उसमें ठंडी हवा भी तो आपके मिक्स होना चाहिए। और ऊपर की लेयर की एयर कैसी रहती, कंपैरेटिवली कूलर रहती है, और नीचे की हवा कंपैरेटिवली हॉटर है। कहाँ पर, सीमेंट रोड के ऊपर हर जगह नहीं होता है। समुद्र के ऊपर की हवा अलग रहती है, ठीक है, डामर रोड के ऊपर की हवा अलग रहती है, ये सब आप बचपन में पढ़ चुके हो। तो हमारा सीमेंट रोड या डामर रोड है, हमारे घर के पास गरम गरम हवा चल रही है, अगर ये गर्म हवा ही रहेंगी ओनली तो क्या होगा, हम तो ह्यूमिडिटी के कारण या गर्म एयर, हॉट एयर के कारण इट वुड बिकम इनटॉलरेबल, हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे। तो टर्ब्यूलेंस आने की वजह से क्या होता, हवा चलते चलते अचानक ऐसा इधर उधर हिल जाती है हवा। कभी कभी क्या होता है, ठंडी हवा गर्म हवा एक दूसरे में मिक्स हो जाती है, उसी को हम कन्वेक्शन बोलते हैं, कन्वेक्शन, है ना। रेस्निक एंड हैलिडे एक बुक है, उसमें क्या दिया है मालूम है कि अगर हम ब्लैक कलर वाले कपड़े, झोल झाल कपड़े पहनते हैं, झोल झाल कपड़े, तो वो झोलझाल कपड़े पहनने से गर्मी नहीं होगी। बहुत से लोग क्या समझते हैं मालूम है, बोलते काले कपड़े पहनने से गर्मी बहुत होती है। नो डाउट, आगे हम पढ़ेंगे, रेडिएशन चैप्टर हमारा नेक्स्ट है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ब्लैक कलर नियरली 96 to 98% हीट अब्सॉर्ब करता है, इसीलिए तो वो ब्लैक है, क्योंकि सब कुछ कलर्स अब्सॉर्ब कर ले रहा, पूरा विब्योर अब्सॉर्ब कर लेता है, वो व्हाइट लाइट में जो 7 कलर्स है सब कुछ अब्सॉर्ब कर ले रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, गर्मी बढ़ा रहा है। तो ब्लैक कलर पहनने से गर्मी बढ़ती है, नो डाउट, लेकिन अगर हम झोल झाल कपड़े पहन रहे, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट झोल झाल मींस? झोल झाल मींस ढीले ढाले कपड़े पहन रहे, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहन रहे हम, तो उसमें गर्मी होने के बदले और अच्छी ठंडी लगेगी, देयर विल बी अ गुड वेंटिलेशन, बहुत अच्छा ठंडक महसूस होंगी अगर हम ढीले कपड़े पहन लेते हैं तो। और या दूसरा आपने देखे होंगे ड्यूरिंग समर सीजन सम पीपल टेक अ ब्लैक अम्ब्रेला एंड दे मूव आउटसाइड इन हॉट सन, गर्मी में वो काला छतरी लेके घूमते, और काले छतरी के नीचे जो बाबाजी होते हैं या जो आजीबाई होते हैं उनको ठंडक महसूस होती है, क्यों मालूम है, क्योंकि काली छतरी के नीचे जो एयर रहती है वो गर्म हो जाती है। ब्लैक कलर का जो अम्ब्रेला है उसने 96 to 98% हीट अब्सॉर्ब कर लिया, उसके कारण अम्ब्रेला गलत हो गया, सॉरी अम्ब्रेला गर्म हो गया, और अम्ब्रेला गर्म हो गया मतलब हाँ उसके नीचे की एयर गर्म होगी, और वो गर्म हवा अगर वहीं के वहीं रहती थी तो आजी भाई का तो चेहरा गर्म हो जाता था, या जो बाबा जी उनका चेहरा गर्म हो जाता था। लेकिन क्या होता, वी नो हॉट एयर एंड आजू बाजू में अम्ब्रेला के नीचे की एयर हॉट है और आजू बाजू की एयर कैसी, कंपैरेटिवली कूल एयर है, तो हॉट एयर विल मूव अवे एंड कूल एयर विल कम इन। तो हमारे कपड़ों में भी ऐसा होता, अगर ये मेरा शर्ट का आस्तीन है और अगर ये ब्लैक कलर पर बहुत झोलझाल बहुत ढीला है तो क्या होगा, इसके अंदर की हवा पहले गर्म हो जाएंगी, क्योंकि ये ब्लैक कलर का कपड़ा है समझो, इसके अंदर की हवा बहुत गर्म हो जाएंगी। फिर गर्म हवा क्या करती, आपको मालूम है कि आप बचपन में भी पढ़ चुके हो, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर पार्टिकल्स इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ने से, गर्मी बढ़ने से एयर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, उनकी वेलोसिटी बढ़ती है। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे केटीजी एंड रेडिएशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में हम प्रूव करके दिखाएंगे आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ने से एयर के पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी और गर्म हवा के पार्टिकल यहाँ से भाग जाएंगे। अब जब गर्म हवा के पार्टिकल यहाँ से भाग जाएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, खाली जगह क्रिएट होंगी, और नेचर को खाली जगह पसंद नहीं है तो वहाँ पर आसपास की दूसरी हवा घुस जाएंगी, और वो हवा कैसी रहेंगी, कंपैरेटिवली ठंडी हवा रहेंगी। यानी अगर हम ढीले ढाले कपड़े पहनते काले कलर के तो हमारे कपड़े में हवा जो भरी वो गर्म हवा भाग जाएंगी, उसकी जगह ठंडी हवा आएंगी और हमको ठंडक महसूस होती रहेंगी। तो बात समझ में आया, गर्म हवा और ठंडी हवा एक दूसरे में इधर उधर घुसपिस ना करे, इधर उधर रैंडम मोशन ना करे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो टर्ब्यूलेंस का मतलब क्या है, गर्म हवा निकल रही है, ठंडी हवा घुस रही है, इधर की उधर की इधर, एयर इधर उधर हो रही है, दैट इज टर्ब्यूलेंस। तो टर्ब्यूलेंस होने से फायदा है। दूसरी बात, आपके जो बायोलॉजी में आपने पॉलिनेशन पढ़े होंगे, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली होती है, पॉलिनेशन एंड एनिमोफिली होती है, और वाटर का भी विंड के कारण भी कुछ तो भी एरोफिली है, कुछ तो भी होता है कि कुछ प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जब हवा का झोंका आता है तो एंथर फूट जाता है और एंथर में से पॉलन ग्रेन्स निकल के जाके आसपास वाले प्लांट के स्टिग्मा में जाके चिपक जाते हैं, है ना, स्टिग्मा के सरफेस पर। ये आप बायो में पढ़ चुके होंगे। तो अगर हवा स्मूथ फ्लो से अगर चले, अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो से, अगर एयर स्मूथ फ्लो से ही चलती रहे तो क्या कभी एंथर फूटेगा? क्या 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 अगर ये एंथर है, इसमें ये स्टेमन है और इसके ऊपर एंथर है और मैं इसको ऐसा फूंक मारूं, प्यार से इसमें फूंक मारूंगा तो क्या कभी एंथर फूटेगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो के कारण एंथर नहीं फूटता। जब आंधी तूफान वाली हवा की इधर उधर इधर
उधर तेज हवा आती है तो एंथर पे प्रेशर से धक्का मारती है और एंथर फूट जाता है और उसके साथ पोलन ग्रेन्स उड़ के आसपास के स्टिग्मा पे जाकर गिर सकते हैं। तो स्टेमन को एंथर को खोलने के लिए भी कौन सी हवा चाहिए? टर्ब्यूलेंट एयर चाहिए, प्रेशराइज्ड एयर चाहिए। तो जो हवा इधर उधर भाग रही है और प्रेशर से भाग रही है वो टर्ब्यूलेंट हवा। और टर्ब्यूलेंट कब कोई चीज कब होती है? जब उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी हो जाती है। अंडरस्टूड? हाँ, टर्ब्यूलेंट फ्लो के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, बल्कि डिसएडवांटेजेस ज्यादा है, इसीलिए लोग टर्ब्यूलेंट फ्लो को पसंद नहीं करते। अगर आपके घर में किचन है समझो, और किचन के सिंक में पाइप में कचरा अटक गया और वहां का कचरा आपको निकालना है और आप प्यार से नल का धार लगा रहे हो तो कचरा निकलने के चांसेस नहीं है। आपको प्रेशर वाला हाई वेलोसिटी से पानी के पार्टिकल्स या एयर के पार्टिकल्स को भेजना पड़ेगा तो कचरा साफ हो जाएगा। तो सी टर्ब्यूलेंट फ्लो इज अनडिजायरेबल फॉर एरोप्लेन्स। एरोप्लेन के लिए आपको ये खुद मालूम है कि एरोप्लेन के लिए फ्लो कैसा होना चाहिए। शुड इट बी टर्ब्यूलेंट और शुड इट बी स्ट्रीमलाइन? अगर एरोप्लेन उड़ रहा है और अगर आंधी तूफान आ जाए, वैसे तो एरोप्लेन इतने हाइट पर रहता है कि आंधी तूफान का इफेक्ट उतना ज्यादा वहां फील नहीं होता, लेकिन अभी एरोप्लेन ने टेक ऑफ किया है, ऊपर जा रहा है और ये आंधी तूफान आ रही है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, व्हाट वुड हैपन टू एरोप्लेन? Turbulent flow is it desirable? No, we never want turbulent flow while taking off an aeroplane into the air. जब भी एरोप्लेन हम टेक ऑफ कर रहे, आंधी तूफान हमको नहीं चाहिए। आंधी तूफान यानी टर्बुलेंस, चाहे पानी का आंधी तूफान हो चाहे हवा का आंधी तूफान हो, वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। और एरोप्लेन के उड़ने के लिए टर्बुलेंट फ्लो ठीक नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एरोप्लेन को एरोडायनेमिक शेप दे देते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप देते हैं। आपको मालूम है, बचपन में ट्यूरिज्म पढ़ चुके होंगे आपने, फिश भी जो होती है ऐसी स्ट्रीमलाइन शेप की होती है ना, मछली सामने से बारीक होती है, बीच में जाड़ी हो जाती है, फिर पीछे से पतली हो जाती है। स्कूटर गाड़ी भी ऐसे ही होती है। एरोप्लेन भी सामने से नोक बनी होती है, पीछे मोटा होता है, फिर पीछे से थोड़ा और बारीक कर देते हैं स्ट्रीमलाइन, ताकि वो उस पर एयर के प्रेशर का, एयर के टर्ब्यूलेंस का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए एरोप्लेन को वैसा शेप देते हैं। अगर समझो सेल बोट वाला जो कपड़े वाला, कपड़े की नाव होती थी, नाव लकड़े की होती थी, वुडन बोट, देयर यूज्ड टू बी वुडन शिप्स बट दे वुड हैव सेल्स मेड अप ऑफ कर्टन। उनके जो पर्दे होते थे वो कपड़े के बने होते थे और हवा चलती तो वो एयर का प्रेशर से कपड़े पे लगता था प्रेशर और उससे नाव चलती थी, है ना। तो क्या इसमें टर्बुलेंस ठीक है? अगर हवा आंधी तूफान हो रही, इधर उधर जा रही है, तो क्या अच्छी तरह से डायरेक्शन भी बार बार चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी हवा की बार बार कम ज्यादा हो रही, पार्टिकल्स इधर उधर भाग रहे, तो क्या ये टर्बुलेंट फ्लो हमारे नाव को सही मंजिल पर ले जाएगा? वुड वी रीच आवर डेस्टिनेशन? क्या हम अपने सही लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? नो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इधर उधर चले जाएंगे हम। तो शिप्स के लिए भी टर्बुलेंट फ्लो ठीक नहीं माना जाता, इसीलिए शिप्स को भी एरोडायनेमिक शेप दिया जाता है। सामने से शिप पतला होता है, बीच में जाड़ा होता है, फिर आखिरी में पतला होता है। आपको मालूम है स्ट्रीमलाइन शेप कैसा होता है, ये आप बचपन से पढ़ रहे हो, अंडरस्टूड। तो टर्बुलेंट फ्लो, अगर किसी नल से पानी की धार आ रही है आराम से, तो वो स्मूथ फ्लो है, ठीक है, वो कम प्रेशर से आपने नल को चालू किए तो इट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन अगर आपने नल को के वेल्व को फुल खोल दिया और खूब पानी आ रहा है तेजी से, तो वो कैसा फ्लो रहेगा? वो डिस्टर्ब फ्लो रहेगा, है ना। अगर आप अपना पैर धोना चाहते हो, आपके पैर से कीचड़ निकालना चाहते हो, गाड़ी पर से कीचड़ निकालना चाहते हो, तो कौन सा फ्लो यूज करोगे आप? स्ट्रीमलाइन यूज करोगे या टर्बुलेंट? तो टर्बुलेंट फ्लो यूज करना पड़ेगा। हाई प्रेशर, हाई वेलोसिटी से पानी के पार्टिकल्स को भगाना पड़ेगा। तो जब भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से अगर पार्टिकल्स भागने लग जाते, चाहे लिक्विड के या गैस के, सो दैट फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। अब एक जल्दी से शॉर्ट में हमको एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेना है कि व्हाट वुड हैपन इफ टू स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट। अब ये क्वेश्चन तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। वैसे जिन्होंने मैग्नेटिज्म पढ़ा है बचपन में उनको ये मालूम है। 10th स्टैंडर्ड में आपको एक क्वेश्चन था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट और व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट। अगर आपके सामने ऐसा बना दिया जाए एक मैग्नेट, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है, और ये मैग्नेट से ऐसी नॉर्थ पोल से लाइन निकल के साउथ पोल में जा रही है, आप बचपन में पढ़ चुके हो। सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी निकल के जा रही है, तो लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट होगी? यहाँ। उधर भी वो एक अलग बात है, यहाँ इंटरसेक्ट होगी। अब व्हाट वुड हैपन, अगर मैं यहाँ मैग्नेटिक कंपास नीडल रखता हूँ तो वो कैसा डायरेक्शन बताएंगे? मैग्नेटिक कंपास नीडल तो इट इज अ सिंगल नीडल, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर बताएंगी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इधर बताएगी वो, या इधर बताएगी? What would be the correct direction of magnetic field line? So magnetic field line will get confused.
इधर रहे कि इधर रहे, है ना। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई एक ही जगह पर, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव टू डायरेक्शंस एट अ सिंगल पॉइंट। एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शंस उसकी नहीं हो सकती, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो कंपास नीडल एग्जैक्टली आप यहाँ रखते हो तो उसका डायरेक्शन किधर बताएंगे, वो उसको कंफ्यूजन होगा। सिमिलरली ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी वैसा ही है। अगर ये दो स्ट्रीम लाइंस इंटरसेक्ट हो जाती है, कोई एक पाइप है उसमें पानी फ्लो हो रहा है, ये पाइप है उसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, एंड ये दिस इज वन फ्लो लाइन, ये वन फ्लो लाइन है, इसमें पार्टिकल, ये वाटर का एक पार्टिकल है, दिस इज H2O मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और अगर एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है वो यहाँ इंटरसेक्ट हो जाता है, अगर यहाँ पर दूसरा H2O मॉलिक्यूल इंटरसेक्ट हो गया, दिस इज H2O2 and this is H2O1. Remember it is not H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस पे मैंने आपको जोक सुनाया था एक बार। एक जन बोलता है एक्सक्यूज मी कैन आई हैव H2O प्लीज, तो नौकर उसको पानी ला के देता, आदमी खुशी से पी लेता। दूसरा होता है कैन आई हैव H2O2 T2 H2O2, तो वो ला के देता तो ये मर जाता है क्योंकि H2O2 इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो देखो अगर दो स्ट्रीम लाइन, दो फ्लो लाइंस अगर इंटरसेक्ट हो जाए, ये एक फ्लो लाइन है, ये एक फ्लो लाइन और ये दूसरी फ्लो लाइन, दिस इज सेकंड फ्लो लाइन, ये सेकंड फ्लो लाइन, अगर ये यहाँ इंटरसेक्ट हो गई, अब मुझे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पता करना है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम लाइन पता करना है, तो आई विल हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट, और एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन में टेंजेंट कभी बन नहीं सकती, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में टेंजेंट कभी बन नहीं सकती। मीनिंग समझ रहे हो? अगर यहाँ है, अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है तो मैं कौन सी टेंजेंट बनाऊं? क्या मैं ऐसे टेंजेंट बनाऊं? देयर आर द डिफरेंट कलर्स। तो कौन सी टेंजेंट बनाऊं मैं? अगर मैं ब्लू कलर वाली यहाँ पे ऐसी टेंजेंट बनाऊंगा तो इसका मतलब होगा कि लिक्विड के फ्लो का डायरेक्शन ये वाली है, और अगर मैं यहाँ पर ग्रीन कलर की टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट बनाऊंगा ऐसी, ग्रीन इज नॉट वर्किंग और टाइम इज आउट ऑफ सी। अगर मैं ब्लैक कलर की ऐसी टेंजेंट बनाऊंगा यहाँ पर ऐसी, तो दिस टेंजेंट वुड शो दैट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी v1 बार इधर है और ये बोलेंगे v1 बार इधर है, तो किधर जाएगा? एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती। स्ट्रीमलाइन का डेफिनेशन क्या है? स्ट्रीमलाइन द पाथ अलोंग व्हिच fluid particles flow and the tangent drawn at that point, the tangent drawn at any point gives the direction of velocity of the particles, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। तो वेलोसिटी के दो दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ जा रहा तो मेरी वेलोसिटी के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। दो दो टेंजेंट बनाएंगे मतलब वेलोसिटी के दो डायरेक्शन है, और एक पार्टिकल दो डायरेक्शन में नहीं जा सकता, ठीक है। वो हम कंपोनेंट वाली बात नहीं कर रहे, एक पार्टिकल दो डायरेक्शन में नहीं जा सकता। दैट्स व्हाई वी से, इसीलिए हम कहते हैं कि पार्टिकल जो है ये दो स्ट्रीमलाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। मैं आपको समझ में आ गया? ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ गया आपके पार्टिकल्स क्यों नहीं, मतलब दो स्ट्रीमलाइंस क्यों नहीं इंटरसेक्ट हो सकती? क्योंकि अगर क्या हो जाएगा, व्हाट वुड हैपन इफ टू स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट? वी नो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रीमलाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट दैट पॉइंट. So if two streamlines intersect each other, it will mean that there will be two different directions of velocity at a given point. Can velocity have two different directions at a single point? No. That's why ये नहीं हो सकता, ठीक है। और स्ट्रीमलाइन फ्लो के एग्जांपल्स हमारी टेक्स्ट बुक ने पूछा है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के एग्जांपल क्या है? वाटर फ्लोइंग स्लोली इन अ पाइप, स्टेडी फ्लो ऑफ रिवर, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो के एग्जांपल्स क्या है? द एयर इन हरिकेन और स्टॉर्म, आंधी तूफान में जो हवा चलती है वो डायरेक्शन भी बदलती है, स्पीड भी बदलती है, वो टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। मोशन ऑफ वाटर इन हाई वाटरफॉल, अगर बड़े डैम से हाइट से पानी नीचे गिर रहा है तो वो भी टर्बुलेंट फ्लो है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स की स्पीड चेंज हो रही है, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो पार्टिकल फास्टर हो रहे हैं। नल का पानी बहुत तेज़ है, फ्लडेड रिवर, नदी में बाढ़ आ गई तो भी वो टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है। इस तरह हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ एंड वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।